अब पॉइंट यहाँ पे आता है ट्रेड पेपर को लेकर के। आप CBT 1 भी निकाल लेते हैं, CBT 2 भी निकाल लेते हैं, लेकिन ट्रेड पेपर में आप रह जाते हैं। अब कोई कहता कि मैं बिल्कुल भी करंट अफेयर नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि मेरे CBT 2 में नहीं आएगा ये, तो आप छोड़ दीजिए, ये आपके ऊपर है, आप कितना रिस्क लेना जानते हैं। जनरल साइंस में मेरा जो आइडिया रहता है, मैं हमेशा कहते आया हूँ, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। LP 2024 का जो फॉर्म है वो अब समाप्त होने के कगार पे है। अब 3 या 4 दिन और अभी बचे हुए हैं आपके सामने। अब आप अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे आपके पास समय बहुत कम रहेगा और सर्वर भी अगर डाउन हो जाता है तो आपके पास समय नहीं मिलेगा और आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अब तक जितने भी लोग फॉर्म भर रहे हैं सभी लोगों ने अपने अपने जोन का सिलेक्शन तो कर लिया है। तो शुरुआत में ही मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि किसी भी वीडियो में अगर आप देख रहे हैं कि 5000 से प्लस मतलब 6000 के आसपास की वैकेंसी की अगर बात की जा रही है कि 6000 वैकेंसी है और इसमें 15 गुना लड़के और इतने गुना लड़के की कंपटीशन है और ये सब चीज़ें, तो वो एकदम बेकार कॉन्सेप्ट पे आप काम कर रहे हैं। आपको सिर्फ अपने जोन पे बात करना है। अगर आप मान लूँ कि सबसे ज़्यादा अगर बिलासपुर जोन की अगर मैं बात करूँ वहाँ पे सीट है, आप वहाँ के अनुसार ही जो वहाँ पे सीट है उसके अनुसार ही अपने कंपटीशन को देखिए। 6000 सीट अब आपके दिमाग से निकल जाना चाहिए। अगर कहीं पे 500 सीट है और आपने वहाँ से फॉर्म भरा हुआ है तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैं सिर्फ और सिर्फ 500 सीटों पे ही फाइट कर रहा हूँ। पिछले एक हफ्ते से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। मैंने लेटेस्ट वीडियो जो अपलोड किया हुआ था जोन सिलेक्शन को लेकर के अपलोड किया हुआ था और मैंने जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो जानना चाहिए आपको जोन सिलेक्शन के लेकर के मैंने उसमें बताया है। और कुछ पॉइंट्स अगर रह गए थे तो आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं, बहुत सारे लोग अपना अपना ओपिनियन वहाँ पे दिए हुए हैं। इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि जो लोग अभी नए हैं और कुछ लोग पहले से भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इतने कम समय में भी अगर कोई तैयारी करना चाहता है तो कैसे शुरुआत करें। हालांकि मैं इस प्रोसेस में जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा, बहुत मेहनत करेगा तो ही सिलेक्शन ले पाएगा, क्योंकि इस बार पिछली बार की तुलना में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और कोई भी तरीका एकदम 100% कारगर होगा इसकी गारंटी कोई भी नहीं ले सकता। लेकिन फिर भी जो लड़के बहुत दिनों से पढ़ाई छोड़ चुके थे लेकिन हाँ उन्होंने पहले तैयारी किया हुआ था तो उनके लिए ये तरीका बेहतर साबित होगा, क्योंकि वो पहले से तरीकों को जानते हैं, पहले से सिलेबस को जानते हैं। तो उनको कैसे इसकी शुरुआत करनी है और बेसिक से कैसे हम इसकी शुरुआत करें। जो अभी मेरे पास 3 या 4 महीने का समय बचा हुआ है CBT 1 में, तो हम कैसे अपने सिलेबस को कंप्लीट कर ले जाएंगे। अब इतने महीने में भी अगर आप चाहते हैं तैयारी करना तो वो पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि इतने महीने में नहीं निकल पाएगा, क्योंकि मैंने भी CBT 1 के लिए कुछ अलग से 3-4 महीने से मैं प्रोसेस में नहीं पढ़ रहा था। पहले की जो चीज़ें पढ़ी हुई थी मैंने 1 महीने या मुझे लगता है कि 15-20 दिन तक मैंने जो करंट अफेयर और जो भी बेसिक चीज़ें थी वो मैंने पढ़ा तो CBT 1 निकल गया। लेकिन उस समय की बात बिल्कुल भी अलग थी। उस समय जो कट ऑफ था 20 या 25 के आसपास में था, लेकिन इस बार आउट ऑफ 75 का जो कट ऑफ रहेगा, अभी तो मैं बिल्कुल भी इस पर नहीं कह सकता हूँ, पेपर का लेवल अलग अलग रहेगा, किस जोन में आपने भरा है तो वो अलग की बात है। लेकिन इस बार मान के चलिए 75 नंबर का पेपर है तो आप कोशिश आपको करना पड़ेगा कम से कम 50 प्लस आपको रॉ मार्क मिनिमम आपको लाने ही पड़ेंगे। हो सकता है कई लोग सोच रहे होंगे कि 50 बहुत ही कम है, 60 के प्लस लाना पड़ेगा, तो वो चलिए बात की बातें हैं, लेकिन कम से कम 50 प्लस रॉ मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। लेकिन पिछली बार क्या था, नॉर्मलाइज स्कोर भी जिनका 30 के आसपास में रहता था, कई जोनों में वहाँ पे सिलेक्शन हो गया था, CBT 1 वो क्लियर कर गए थे। तो पिछली बार की तुलना इस बार तो बिल्कुल भी किसी भी वीडियो में मैं नहीं करूँगा, क्योंकि इस बार चीज़ें एकदम अलग हैं। तो चलिए अब अपने मेन पॉइंट पे आते हैं कि कैसे हमको इस तैयारी की शुरुआत करनी है। सबसे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास राइट डाउन होना चाहिए जो भी आप सिलेबस आपका है वो या तो आप लिख करके रखिए। देखिए जो भी लोग इसको डिजिटल फॉर्म में रखे हुए हैं, जैसे स्क्रीनशॉट लेकर के रखते हैं, बार बार PDF ओपन करते हैं, ये गलत तरीका है। आपको एक बार 3 सब्जेक्ट के आपको सिलेबस लिख करके रखना है, ट्रेड का एक सिलेबस लिख करके रखना है, तो मुश्किल से मुझे लगता है कि आधे घंटे का काम है और आप 2 पन्ने में या 3 पन्ने में आप आसानी से लिख करके सामने चाहे जहाँ भी आप स्टिक करना चाहें आप उसको स्टिक कर सकते हैं, या फिर आप अपने पास नोट्स में अपना साइड में लिख करके रखेंगे, जहाँ से आप जब भी जो चीज़ें पढ़ेंगे वहाँ पर मार्क करेंगे। इससे क्या होगा, एक आपका जो पढ़ाई है वो एक प्लान्ड वे में चलता है और इसका फ़ायदा होता है। मैं ऐसा करता था, क्योंकि होता क्या है कि जब आप बिना प्लान के तरीके से पढ़ाई करते हैं तो कभी आज कुछ पढ़ लिया, कल कुछ पढ़ लिया, तो इससे क्या होता है आपको पता ही नहीं चलता है कि मेरा इसमें कितना सिलेबस पढ़ लिया मैंने, इसमें मैथ में कितना सिलेबस अभी बाकी है, मुझे टेस्ट सीरीज कब देना चाहिए, ये बिल्कुल भी आपको आइडिया नहीं होता। और आप अंत में होता क्या है कि कुछ भी नहीं पढ़े और डिप्रेशन में आप जाने लगते हैं धीरे धीरे कि बहुत कुछ बाकी है। तो ये काम सबसे पहले आप कर लीजिए कि जो भी आपका सिलेबस है आप एक जगह लिख करके रख लीजिए। उसके बाद से अब एक बात आपको अपने दिमाग में बना के रखना है कि CBT 1 और CBT 2 का टारगेट दोनों एक साथ लेकर के चलना है, क्योंकि इस बार CBT 1 और CBT 2 के बीच में बहुत ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं मिलेगा।
पिछली बार क्यों ज़्यादा समय मिल गया था मैं बता देता हूँ, क्योंकि जोन का सिलेक्शन CBT1 फॉर्म भरते समय नहीं दिया गया था। तो CBT1 जब हुआ, आंसर की निकली, उसके बाद से जोन सिलेक्शन के लिए एक बार फिर से एप्लीकेशन खुले, वहाँ जोन सिलेक्शन के लिए टाइम मिला। तो इस बीच में जिनका अच्छा स्कोर रहा वो लोग CBT2 की तैयारी करते रहे, तो उनके लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिल गया। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा, CBT2 बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इस बार हमें दोनों को टारगेट में लेकर के चलना है। एक बात और, अभी तक मैं जो भी पहले के प्लान बताता रहता था, जब वीकली स्टडी प्लान जो चल रहे थे, आप प्ले लिस्ट में जा करके देखेंगे, तो मैं CBT1 को बहुत ज़्यादा फोकस में नहीं रखता था। क्यों नहीं रखता था? लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम 20,000 प्लस, कोई कहता था 60,000, 70,000, 80,000, जो भी कहता था जितने ज़्यादा सीटें आएंगी। तो अगर इतनी सीटें आती तो CBT1 का उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहता, क्योंकि जनरली जो एवरेज स्टूडेंट है वो उसको क्लियर कर ले जाता। तो मैं कहता था कि पहले आपको CBT2 के टारगेट में लेकर के चलना चाहिए। लेकिन इस बार CBT1 को भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अगर आपके पास, आपके जोन में अगर मैं बात करूँ 300 सीट है, 300 सीट आपके पास है, तो 15 गुना लड़के ही तो बुलाए जाएंगे। तो 15 3 45, आपको 4,500 लड़कों में कम से कम पहले आना ही आना है वहाँ पे। किसी भी जोन में मैं देख रहा हूँ जहाँ भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख के आसपास फॉर्म भरे जा रहे हैं। 3-3 लाख फॉर्म में आपको 4,500 लोगों में आना है, तभी आप, अगर 300 सीट वहाँ पे है तब। कई जगह पे 300 से भी कम है, कई जगह पे तो 2 ही डिजिट में है। तो अगर आप वहाँ से फॉर्म भरे हैं और सीट बहुत ज़्यादा है, तो अगर मान के चलिए किसी जोन में 50 सीट है, तो आप 15 गुना लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1500, 15 25 75, 750। तो 750 लोगों के बीच में अगर आना है, तो अब सोचिए कितना ज़्यादा CBT1 में नंबर लेना पड़ेगा। CBT2 आप देने बैठें, इसके लिए भी आपको CBT1 की तैयारी करनी ही करनी है। अब उसको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि अगर आप CBT2 की तैयारी कर रहे हैं, CBT1 में अच्छा स्कोर नहीं हुआ, इसका डिसएडवांटेज कब हुआ? जब RRB JEE का पेपर हो रहा था पिछली बार। RRB JEE का पेपर हुआ और जनरली जो नॉन टेक के स्टूडेंट थे, पिछली बार की तुलना बता रहा हूँ, सब लोग ऐसे ही हुए कि जितने भी टेक्निकल स्टूडेंट थे वो CBT1 का मैक्सिमम लोग पेपर ही क्लियर नहीं कर पाए, क्योंकि CBT1 का कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला गया। और जो टेक्निकल स्टूडेंट है वो इस तरह के GK GS और इस तरह की चीज़ें तो जनरली ज़्यादा नहीं पढ़ता है, तो टेक्निकल का वो पेपर तो हुआ नहीं CBT1। और CBT1 में बहुत ज़्यादा नॉन टेक के जो लड़के थे वो CBT1 क्लियर कर ले गए। और जब टेक्निकल उनका स्ट्रांग नहीं था, नॉन टेक कहने का मतलब ये था कि जो लोग, हालांकि JEE का पेपर भर रहे हैं तो सभी टेक्निकल बैकग्राउंड से ही हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो टेक्निकल बहुत ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं और SSC और इस तरह की चीज़ों को तैयारी करते हैं, तो उनका GK GS और ये सारी चीज़ें हैं, एप्टीट्यूड ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। तो CBT1 में यही पूछा जाता था, तो वो लोग क्लियर कर ले गए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब सीट कम रहेगी और आप अच्छे हैं CBT2 के स्कोर में, फिर भी अगर आप CBT1 नहीं निकाल पाएंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसकी गलती इस बार बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। CBT1 में आपको पता है GK और करंट अफेयर आ रहा है, लेकिन CBT2 में ये सब चीज़ें नहीं हैं इस बार। तो हो सकता है ये 10 नंबर किसी न किसी में जा सकता है। रेलवे ने ऐसा कोई मेंशन नहीं किया, लेकिन अलग अलग चैनलों पे मैं देख रहा हूँ कि वो लोग कह रहे हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में जाएगा, लेकिन कहीं इसका लिखित इन्फॉर्मेशन है? इसी तरह की चीज़ें अगर अफवाह में आती हैं, पहले 50,000, 60,000, 30,000 तक की वैकेंसी को लेकर के बहुत ज़्यादा अफवाह आई और लड़के गुमराह हो गए, तो फिर इसको लेकर के भी इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो मैं हमेशा हर वीडियो में कहता आया हूँ कि जब तक रेलवे किसी चीज़ को लेकर के कोई प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं निकालता है, तब तक प्री एजम्पशन, बड़े बड़े सब्सक्राइबर जो जिनके पास हैं, उनकी बातों में आकर के आप लोग एज्यूम कर लेते हैं, बाद में फिर से आपको उसका नुकसान होता है। उस तरह के आप प्लान बनाते हैं। तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में ही वो करंट अफेयर और GK को इंक्लूड करेगा। ये लिखित नहीं है, कर भी सकता है, या फिर हो सकता है इस 10 नंबर में 5 नंबर को मैथ में डाल दे, 5 नंबर को रीजनिंग में डाल दे, तो ये भी हो सकता है। तो सबका वेटेज अभी बना हुआ है। तो GK करंट अफेयर अगर आप नहीं पढ़ते हैं, इग्नोर करते हैं, तो CBT1 में भी आपके स्कोर पे प्रभाव पड़ेगा। और इस बार अगर CBT1 में आप 2 नंबर 1 नंबर से रह जाएंगे, तो आप तो CBT2 दे ही नहीं पाएंगे। तो आपका भले ही आपका ट्रेड कितना भी अच्छा हो, तैयार हो गया हो, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग कितना अच्छे से तैयार हो गया हो, इसका कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब एक पॉइंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के। जो भी मैं वीकली स्टडी प्लान या कभी भी मैं पहले बताता रहा हूँ, हमेशा हर एक एग्ज़ाम का, जो रेलवे के एग्ज़ाम है, SSC के एग्ज़ाम है, उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लोग नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग समझिए उनके कम से कम 80% से ज़्यादा संभावना बन जाती है कि वो एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे, या फिर बहुत ही स्ट्रांग है, उन्हें सब कुछ आता है तो वो निकाल पाएंगे। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो नहीं करता है, वो एग्ज़ाम के बारे में कुछ भी नहीं जान रहा है, और वो लोग गलती करते हैं। अगर वो SSC एस्पिरेंट है, मैं कहता हूँ SSC के लिए वो पढ़ रहे हैं, फिर भी उन्हें मैं कहता हूँ कि रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार देखिए आप। जो NTPC में क्वेश्चन आए हुए हैं,
ग्रुप डी में क्वेश्चन आए हुए हैं, एएलपी में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एएलपी के पेपर आप देखिए, तो मिनिमम आप कोशिश करिएगा 30 से लेकर के 40 क्वेश्चन पेपर आप प्रीवियस ईयर के करें, जिसमें एनटीपीसी भी इंक्लूडेड है, ग्रुप डी और एएलपी के भी। अब एनटीपीसी और ग्रुप डी में तो आपको उतना ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिलेगा, तो इसमें किन क्वेश्चनों पे आपको ध्यान देना है, वो है आपका मैथ्स और जनरल साइंस। साइंस के जो क्वेश्चन हैं छोटे छोटे बनते हैं उन पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये जनरल साइंस आपके CBT 1 में आएगा। और छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल्स तो मुझे नहीं लगता CBT 1 में, हमारे समय में भी 2-3 क्वेश्चन मेरे पेपर में आया हुआ था, साइंस का बहुत अच्छा न्यूमेरिकल आया हुआ था, जो जनरली अदर पेपर में मैंने नहीं देखा था। तो वो न्यूमेरिकल भी आपको करने हैं। तो जो ALP के CBT 1 के पेपर हुए थे उसमें अच्छे खासे न्यूमेरिकल साइंस से आए हुए थे, तो उसको अगर आप देखेंगे करेंगे तो वो आपका CBT 1 में फ़ायदा होगा। पेपर का लेवल पिछली बार की तुलना में इस बार थोड़ा सा अच्छा ही रहेगा, अलग ही रहेगा, तो थोड़ा सा आपको अपनी पढ़ाई को और ऊपर लेकर के चलना है। तो प्रीवियस ईयर पेपर आपको कम से कम 30 से 40 करना है। जो लोग, मैं कह रहा हूँ कि जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, जो लोग अब फिर से भी अगर करना चाहते हैं अच्छे से प्रॉपर वे में, उनके लिए मैं ये तरीका बता रहा हूँ। वीडियो लेंथ बड़ा हो रहा है लेकिन उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो लोग सीरियस स्टूडेंट है वो लास्ट तक देखता है, हर एक पॉइंट को समझता है, ठीक है। तो मैं वीडियो की लेंथ को ध्यान में ना रखते हुए हर एक चीज़ को मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। अब बात आती है, थोड़ा सा मैं एक बीच में इंक्लूड कर रहा हूँ बुक्स। कई लोग कह रहे हैं कि मेरे पास बुक्स ही नहीं है, या फिर अभी वो खरीद ही नहीं पा रहे हैं, बुक्स ही नहीं समझ पा रहे हैं। अगर ये लोग बुक्स को लेकर के भी अभी इतना ज़्यादा डाउट में हैं तो वो समझ जाइए कि बिल्कुल भी वो सीरियस नहीं है। अगर मान लीजिए आपके पास मार्केट में क्या ही बुक है, मार्केट में यूथ पब्लिकेशन है, किरण पब्लिकेशन है, स्पीडी है, रुक्मिणी पब्लिकेशन है, यही 3-4 पब्लिकेशन की बुक है। आप दुकान पे जाएंगे, इन चारों में से कोई भी एक बुक आप देखिए, 2 कंपैरिजन कर लीजिए, जिसमें कंटेंट अच्छा दिया हुआ है वो आप पढ़ सकते हैं। मैं जनरली किरण पब्लिकेशन से पढ़ा हुआ था, कई लोग स्पीडी से पढ़ते हैं, उनका भी सिलेक्शन होता है, रुक्मिणी से पढ़ने वालों का भी सिलेक्शन होता है। कोई यूट्यूबर आपको, या फिर जो भी लोग सेलेक्ट हुए हैं वो लोग यूथ का बताते हैं, तो यूथ से भी सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर मैंने किस बुक से पढ़ा है तो उसी बुक से ही आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। तो आप इन मार्केट में जाइए, बुक्स देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का देखिए, जो भी ये लोग बुक्स बनाते हैं उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन ही रहता है। तो बुक्स को लेकर के इतना ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हर सब्जेक्ट का आपके पास बुक होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास कम से कम किसी भी एक का टेस्ट सीरीज आपके पास होना चाहिए। अगर आप टेस्ट सीरीज देते हैं किसी भी मतलब प्लेटफॉर्म से, आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। हालांकि ध्यान रहे कि वो रेलवे के ही क्वेश्चन को ध्यान में रख के बनाए पेपर। ऐसा नहीं है कि वो अपनी टेस्ट सीरीज की ब्रांडिंग करने के लिए, बहुत अच्छा दिखाने के लिए खूब कठिन क्वेश्चन डाल रहा है, आप लोग उसको कर भी नहीं पा रहे हैं। तो इसका भी आपको ध्यान देना है। तो ये हो गया बुक्स को लेकर के, यहाँ पे बातें हो गई। अब पॉइंट यहाँ पे आता है ट्रेड पेपर को लेकर के। आप CBT 1 भी निकाल लेते हैं, CBT 2 भी निकाल लेते हैं, लेकिन ट्रेड पेपर में आप रह जाते हैं, तो भी आपकी अब तक की जर्नी का जो भी मेहनत था वो सब बेकार हो गया। तो ट्रेड पेपर को भी हमें साथ में लेकर के चलना है, क्योंकि CBT 2 जब CBT 1 आपका निकल जाएगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बढ़ाने की ओर ध्यान देंगे, ना कि ट्रेड पेपर क्लियर करने को ध्यान देंगे। तो अभी से हमें ट्रेड पेपर कैसे पढ़ना है, तो देखिए अभी आपके पास 3 से 4 महीने हैं। कोशिश आपको ये करना है कि हर एक महीने में मुझे 2 चैप्टर अपने ट्रेड पेपर के। अभी तक तो कई लोग तो समझ भी नहीं पा रहे हैं कि मेरे ट्रेड पेपर के लिए बुक कौन सी हो। जो लोग भी द स्टूडेंट को पहले से जानते हैं और फॉलो कर रहे हैं, उन्हें पता होगा कि हर एक चीज़ों पे मैंने कैसे वीडियो बनाए हुए हैं। जो लोग अभी नए हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए हर एक पॉइंट पे मैं वीडियो बाद में तो धीरे धीरे बनाता रहूँगा, लेकिन आप उस वीडियो का अगर इंतजार करेंगे तो कहीं बहुत ज़्यादा देर ना हो जाए। तो हर एक टॉपिक पे वीडियो बना हुआ है। आप ALP 2024 का जो एक प्लेलिस्ट है उसको ओपन करिए, हर एक चीज़ को मैंने बताया है, किस टॉपिक को कहाँ से पढ़ना है, ट्रेड को कैसे कवर करना है, बुक्स कौन सी लेनी है, सब चीज़ें पहले से बनी हुई हैं। तो आप वहाँ पर जा के एक बार देखिए। अब थोड़ा सा यहाँ पर बात करते हैं ट्रेड को लेकर के। जैसे 2-2 चैप्टर मैंने कहा कि अगर एक महीने में अगर आप 2 चैप्टर पढ़ रहे हैं, सिर्फ ईजी चैप्टर ध्यान देना है आपको। CBT 1 कंप्लीट होने से पहले मिनिमम आपके सिलेबस में मुझे लगता है 10 से 12 चैप्टर होंगे। 10 से 12 चैप्टर में आपको 6 चैप्टर वो सिर्फ आसान और थ्योरेटिकल पोर्शन वाले चैप्टर आपको कवर करने हैं। पेपर में सिर्फ आपको आउट ऑफ 75 में आपको 28 नंबर या 29 नंबर आपको लाने हैं। रॉ मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ। आउट ऑफ 75 में 29 नंबर लाने हैं। नॉर्मलाइज हो करके 35 नंबर लाने होंगे आउट ऑफ 100। तो ये नॉर्मलाइज होके बढ़ जाता है नंबर, लेकिन अगर आप 29 नंबर 30 नंबर के आसपास में हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप इसमें क्वालिफाई कर ले जाएंगे। इतना करने के लिए सिर्फ ईजी चैप्टर, और जब आप CBT 1 क्लियर कर ले जाएंगे तो 2-3 चैप्टर और अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। ट्रेड पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं।
आपको क्वेश्चन छोड़ने भी हैं। कई लोग तरीका इसमें गलत लगाते हैं सॉल्व करने का, तो वो हम इसमें बाद में बात करेंगे कि ट्रेड पेपर को कैसे कवर करना है। इसको जब आप पेपर देते हैं तो क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए जिससे आप मैक्सिमम सही से सही क्वेश्चन कर पाएँ। गलतियों को अपने कैसे मिनिमाइज करेंगे तो उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो ट्रेड पेपर के लिए आप 2 चैप्टर अगर आप 1 महीने में भी कवर करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। 2 चैप्टर कंप्लीट करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको। 1 हफ्ते में सिर्फ 2 दिन आप 2-2 घंटा बैठेंगे तो आपका 1 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नहीं भी होता तो 2 हफ्ते में कंप्लीट होगा। 2 हफ्ते में 1 चैप्टर हो जाएगा, 2 हफ्ते में 1 चैप्टर हो जाएगा। तो इतने से आपका काम हो जाएगा और इस तरह से एग्ज़ाम कंप्लीट मतलब CBT 1 आने तक आपका 5 से 6 चैप्टर आप कंप्लीट कर पाएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का वेटेज आपको सभी पता है कि इस बार CBT 2 में तो नहीं दिया है, तो क्या हम इसको एकदम बिल्कुल छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। इसका वेटेज आपके CBT 1 में इम्पोर्टेंस इसका रहेगा और इससे भी आप स्कोर अच्छा कर करके CBT 1 निकाल पाएंगे। CBT 1 में भी 1-1 नंबर की मार रहेगी इस बार, क्योंकि 15 गुना लड़के बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, सीट ही जब कम है तो करंट अफेयर आपको पढ़ते रहना है या फिर आप यूट्यूब का सहारा लीजिए, कोई एक मैगजीन कवर कर लीजिए। अगर करंट अफेयर के 4 से 5 क्वेश्चन अगर आ जाते हैं, 6-7 क्वेश्चन, तो अगर आप उसमें उसका 50% भी अगर आप करेक्ट कर ले जाते हैं तो आपका नंबर इंप्रूव ही होगा। अब कोई कहता कि मैं बिल्कुल भी करंट अफेयर नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि मेरे CBT 2 में नहीं आएगा ये, तो आप छोड़ दीजिए, ये आपके ऊपर है, आप कितना रिस्क लेना जानते हैं, आपका मैथ कितना स्ट्रांग है, आप अदर सब्जेक्ट को एकदम आउट ऑफ 100% कर पाएँ या फिर आप 90% से ज़्यादा स्कोर कर पाते हैं हर एक का जो इसके अलावा सब्जेक्ट हैं, तो आपके ऊपर है, आप चाहें तो छोड़ दें। लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट के 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो यही जो छोटे मोटे जो सब्जेक्ट रहते हैं जो आप थोड़ा बोना पढ़ करके आप उसमें से अपने बैलेंस जो गलतियां हैं उसको बैलेंस कर पाते हैं। तो करंट अफेयर को आप किसी एक मैगजीन को फॉलो करिए और पढ़िए। अब कई लोग हमें यही कमेंट में पूछेंगे कि कितने महीने का पढ़ें, तो कम से कम 2024 का तो अभी तो पढ़ते ही रहना है, कम से कम 2023 के आधे मतलब 6 महीने 7 महीने के बाद तक का पढ़ना ही पढ़ना है। जितना पीछे तक आप पढ़ पाएंगे पढ़िएगा। 2023 के जितने अवार्ड हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, खेल के इवेंट्स हैं, इसको तो आपको याद रखना है। बैडमिंटन और टेनिस के जो इवेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें और इनके विजेता, ये सब चीज़ें तो बहुत कॉमन रहती हैं। जो प्रिपरेशन कर रहा होगा उसे बिल्कुल भी आइडिया होगा। स्टैटिक जीके भी आपको पढ़ते रहना है। इसके लिए आप चाहे तो लूसेंट का सहारा ले सकते हैं, स्पीडी बुक का भी सहारा ले लीजिए। स्पीडी बुक में भी बहुत अच्छे खासे जो स्टैटिक जीके हैं वो दिया हुआ है, आप उसको बार बार रिवाइज करेंगे। टेस्ट सीरीज देंगे तो उसमें भी स्टैटिक जीके का रिवीजन होता रहता है, तो उससे आपका ये पोर्शन काम कर जाएगा और इतना आपके लिए सफिशिएंट है CBT 1 के लिए। 100% के लिए तो बहुत चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन आप इसमें एकदम डल नहीं रहेंगे, क्वेश्चन कुछ ना कुछ कर ले जाएंगे। अब बात करते हैं जनरल साइंस। जनरल साइंस में मेरा जो आइडिया रहता है, मैं हमेशा कहते आया हूँ, हालांकि इसके लिए अलग से आप कहना चाहते हैं, पढ़ना चाहेंगे तो इसमें तो बहुत चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, बहुत अच्छे तरीके हैं इसमें पढ़ा जा सकता है। लेकिन अगर अभी से आप कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको पता नहीं है कि कौन सा चैप्टर शुरुआत करें। पहले तो आप अगर जो लोग देखना चाहते हैं तो मेरे ELP का जो वीकली स्टडी प्लान है उसका प्लेलिस्ट है, तो आप उसको देखिएगा। 2-3 वीक का मैंने वहाँ पे डाला है, बाकी एप्लीकेशन पे पड़ा हुआ है। तो अगर आप 2-3 वीक का देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे हमें वीकली प्लान को कंटिन्यू करना है। चलिए, जनरल साइंस में देखिए करना क्या है, आपको डेली कम से कम कोशिश करिएगा 100+ आपको MCQs करने के लिए। अब कहते हैं लोग कि सिलेबस तो मेरा कंप्लीट नहीं है, MCQ क्यों करें हम, या फिर क्या करना सही रहेगा कि नहीं। देखिए, साइंस के MCQs बहुत ज़रूरी होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो तभी आपको इसके MCQs समझ में आए, क्योंकि आप अभी बच्चे नहीं हैं। या तो आप 10th में भी साइंस पढ़ा है आपने, कई लोग इंटर में भी साइंस पढ़े, कई लोग BTech हैं तो वहाँ भी उनके साइंस बहुत अच्छे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम जीरो हैं। आप जब क्वेश्चन देखेंगे, उसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसका एक्सप्लेनेशन मुझे समझ में आ गया है। तो MCQs कम से कम 100 क्वेश्चन डेली कवर करना है आपको, और साथ में एक टॉपिक, कोई एक टॉपिक, जैसे MCQs आपने 100 देखा जो प्रीवियस ईयर में रेलवे में आया हुआ है, तो आप देखेंगे जब 100 MCQs करेंगे, देखेंगे 2-3 क्वेश्चन किसी एक टॉपिक से बहुत फ्रिक्वेंटली पूछ रहा है। तो जैसे मान लीजिए हार्ट से रिलेटेड, मैं कहूँ कि हार्ट से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आपने देख लिया, तो अब आपको समझ जाना है कि मुझे हार्ट पर एक यूट्यूब वीडियो मुझे देख लेना चाहिए। अगर आप NCERT कवर करते हैं तो NCERT बहुत अच्छी बात है। मैंने NCERT को ऑनलाइन में मतलब एप्लीकेशन पे, द स्टूडेंट स्टडी की एप्लीकेशन पे, उसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। किसी भी बैच में अगर आप ओपन करेंगे तो NCERT का जो फोल्डर आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ PDF आपको मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो
अभी तक तो मैंने बहुत सारे चैप्टर्स नहीं इंक्लूड किया, 9th के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो मैंने अंडरलाइन करके रख दिया। 10th के मैं अभी कुछ चैप्टर इंक्लूड किया हूँ, लेकिन अभी बीच में ये सब वैकेंसी को लेकर बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही थी तो उसको आगे अभी नहीं कंटिन्यू कर पाया हूँ, लेकिन आगे के चैप्टर भी उसमें मैं अंडरलाइन कर करके जो PDF है उसको अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी उसको भी डाउनलोड कर लेंगे। तो NCERT अगर जो लड़के पढ़ेंगे, क्योंकि इस बार ग्रुप डी में जो NCERT का जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहा है वो ALP में भी देखने को मिलेगा, और ये मैं बात बहुत पहले से कहता आया हूँ। अब चीज़ें देखिए वही पढ़नी है, कोई ऐसा मैं कोई अलग से कोई ऐसा तरीका नहीं बता दूंगा कि आप इस चीज़ को स्किप कर दीजिए, इसको स्किप कर दीजिए, तो इस तरह से तो सिलेक्शन नहीं होगा ना। आप लोग लेट हैं, जो लोग अब से तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल लेट हैं, तो लेकिन अब लेट हैं आप तो आपको मेहनत तो बढ़ा के ही करनी पड़ेगी, क्योंकि जो लड़का 1 साल से पहले से अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा है उसकी बराबरी आप अभी तक मौज मस्ती करके आकर के आप करना चाहते हैं, तो ये तो नाइंसाफ़ी उसके साथ ही हो जाएगी। तो आपको अगर उसकी बराबरी करनी है तो दिन रात मेहनत तो आपको बढ़ा के करना पड़ेगा। तो NCERT तो पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छा स्कोर करना है जनरल साइंस में। तो 100+ क्वेश्चन आपको डेली करने हैं। एक टॉपिक को आपको या फिर यूट्यूब से, लूसेंट से भी आप देख सकते हैं, किरण पब्लिकेशन से भी आप देख सकते हैं। हालांकि किरण पब्लिकेशन उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया रहता है टॉपिक, लूसेंट में थोड़ा बहुत डिटेल में दिया रहता है। बाकी मैं कहूँगा कि आप यूट्यूब से भी उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखिए, वहाँ जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई जाती हैं वहाँ पर आप नोट्स में तैयार करके लिख सकते हैं। नोट्स ज़रूर बनाइएगा, इसका तो मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर करूँगा आपके ऊपर कि नोट्स बनाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको, नोट्स ज़रूर बनाइएगा। अब एक बात और कहते हैं, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। सबसे बड़ा इशू लोगों के सामने यही रहता है कि इसको कैसे कवर करना है। तो बेसिक साइंस का 1 वीक में 1 चैप्टर कवर करना है। जैसे मैं कहूँ वर्क पावर एनर्जी को, तो वर्क पावर एनर्जी अगर कोई थोड़ा सा पहले से पढ़ा हुआ है लड़का है, ठीक है, तो अगर आप बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का SK झा का बुक जो आप ले लेंगे, जो रेलवे से रिलेटेड ही है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो बुक है बेसिक साइंस का, तो वो उसमें वर्क पावर एनर्जी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फॉर्मूले हैं, एक्सप्लेनेशन है, डेरिवेशन है, ये सारी चीज़ें उसमें दिया हुआ है। जनरली तो उनकी बुक्स हिंदी में है, आप चाहे तो यूथ पब्लिकेशन का भी ले सकते हैं। तो अगर आप वहाँ से बुक लेते हैं तो 1 चैप्टर को आप कवर करना चाहते हैं। मैं तो 2-2 दिन में 1-1 चैप्टर कंप्लीट कर लेता था। हालांकि न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा मैं नहीं लगाता था शुरू में, क्योंकि मुझे चैप्टर कंप्लीट करने रहते थे और हर एक चैप्टर से मैं मुश्किल से 30-40 क्वेश्चन मैं लगा लेता था, और 30-40 में मुझे 10 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते थे। तो 10 टाइप के क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है आपका। हर वर्क पावर एनर्जी में आप देखेंगे, किसी भी चैप्टर में आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि 4 से 5 बेसिक फॉर्मूले रहते हैं, उसी पे सारे क्वेश्चन होते हैं, बस आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अब इतना करने के लिए आप, अगर आप थोड़ा सा सीरियस स्टूडेंट हैं, पहले से पढ़े हुए हैं, तो मुझे लगता है 2 दिन में 1 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ 1 हफ्ते में 1 चैप्टर कंप्लीट करना है। तो 15 दिन में भी अगर आप 2 चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग आपका 3 महीने में 1 टाइम बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा विद नोट्स। इतना काम अगर आप CBT 1 से पहले करेंगे एकदम डिसिप्लिन्ड वे में, तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। 1 महीने में भी आपको लग जाएगा कि हाँ, मैं कम से कम 25% चीज़ों को कवर कर चुका हूँ। 1 महीने के बाद आपको शुरू करना है टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज को देना है एकदम बहुत ही भीषण तरीके से। मैं कहूँ तो जितना ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज देंगे उतना ज़्यादा आप जो पढ़े रहेंगे आपको पता चलेगा। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे जनरल साइंस में बहुत चीज़ें आप डेली 100 क्वेश्चन करेंगे तो 1 महीने बाद आपके पास सामने 3000 क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या वो 3000 क्वेश्चन आपको याद हो जाते हैं? नहीं याद होते हैं। तो इसका इवैल्यूएशन कैसे होगा? जब आप टेस्ट सीरीज देंगे, जब वो क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप देखते हैं तो अरे यार, ये तो मैंने पढ़ा हुआ था लेकिन ये मेरे दिमाग से उतर गया। तो एक रिवीजन के तौर पे भी वो काम करता है टेस्ट सीरीज, और इससे आपके स्कोर का भी पता चलता है। तो वो सारी चीज़ें आपको 1 महीने बाद करनी है। ये बेसिक चीज़ें मैंने अभी बताया है, जो अभी लिमिटेड टाइम में क्या आपको क्या करना है, ये अगर आप काम करते हैं तो 1 महीने में आपको डेफिनेटली इसका बेनिफिट मिलेगा। और जिनके पास अगर बुक नहीं है तो उनको बुक खरीद लेना चाहिए। वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो गई है, और जो लोग अभी द स्टूडेंट पे आए हैं और पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो लोग बने रहें। और मेरा जो अनुभव है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैं बिल्कुल शेयर करूंगा। और अब फ्रिक्वेंटली वीडियो आएगा, क्योंकि सभी लोग लगभग भी फॉर्म भर चुके हैं। और मैं चाहूँगा कि आपके जो प्रिपरेशन है रेलवे से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है उसमें मैं हेल्प करूं। तो आप लोग चैनल पे ज़रूर बने रहिए।
आपको देखिए वीडियो देखने से फ़ायदा हो तभी आप बनिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप एक साथ 50 चैनल सब्सक्राइब करें और बार बार नोटिफिकेशन आए और आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो। देखिए हर एक चैनल पे आपको बहुत बेहतर तरीके से चीज़ें मिलती हैं। 2-3 चैनल अगर आप फॉलो करते हैं और उसमें जो आपको अच्छा लगे आप उसको ग्रैब करिए और आपको अपनी पढ़ाई उसी के अनुसार करते रहनी चाहिए। इसके अलावा जो लोग पहले से भी तैयारी कर रहे हैं उनके पास भी अपना तरीका है, तो उसको आप रिवाइज करते रहिए, आपको फ़ायदा होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ ये इस बार 2024 थोड़ा सा कंपटीशन इसमें ज़्यादा है, तो आप लोग मेहनत बहुत अच्छे से करेंगे। हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।